गले में इन्फेक्शन के कारण थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है। कृपया करके आज के लिए उसे इग्नोर करके कहानी का आनंद लीजिए। कहानी का ये 32वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। कुणाल हर कोशिश करके हार गया, लेकिन उसके विकास काको का मूड ठीक नहीं हुआ। उसके माँ बाबा नॉर्मल हो गए थे, लेकिन काकू अभी भी गुस्सा थे। हार कर वो भी मुंह फुलाकर बैठ गया। घर में जब तक रहता तब तक उदास सूरत लिए घूमता रहता और अपने हॉस्पिटल निकल जाता। वो दो दो तीन दिन दिन तक वहीं रुक जाता। अपनी तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया था। कई बार खाने को मना कर देता, नाश्ता करे बिना ही निकल जाता। एक दिन काकी का गुस्सा फूट ही पड़ा और उन्होंने उसे खूब उल्टा सीधा सुनाया। वो भी सिर झुकाकर सुनता रहा और जवाब नहीं दिया। बस करो शुभी, कितना सुनाओगी? आखिरकार विकास काकू के मुंह से निकला। आप चुप रहिए। इतना बड़ा लड़का हाथ से बिल्कुल निकला जा रहा है। न खाने का होश न पीने का। चाहते क्या हो तुम? अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, सब बिगाड़ कर बैठ गए। वो बहुत गुस्से में थी। अब हो गया बहुत, बस भी करो। काकू को बुरा लग रहा था। कहने दीजिए काकू, सही तो कह रही हैं काकी। वो उदासीन भाव से बोला। बहुत हो गया, अब कोई पुरानी बातें नहीं करेगा। हो गया जो होना था। काकू निर्णायक स्वर में कहकर टेबल पर से उठ गए। माँ बाबा चुपचाप सुनते रहे। बाबा तो वैसे भी कम बोलते थे। माँ ने भी कुछ नहीं कहा। अब वैसे भी उन्हें कुणाल के अपना फैसला बदलने की उम्मीद खत्म हो गई थी। वो भी काकू के पीछे पीछे उनके रूम में आ गया। बहुत देर बात करने के बाद वो विकास काकू को समझा पाया कि उसने जो कुछ भी किया उसी में सबका भला है। उसने जिद करके डॉक्टर मिथुन को फोन मिला लिया। बहुत दिनों बाद दोनों दोस्तों में औपचारिक सी बात हुई। उसमें भी कुणाल ने ही ज्यादातर बातें की। डॉक्टर विकास भी इतने दिनों बाद बात करने पर थोड़ा हिचक रहे थे और डॉक्टर मिदुल तो आजकल वैसे भी थोड़ा उखड़े हुए थे। डॉक्टर मिदुल अकेले बहुत उदास थे। इतने दिनों में भानु और धारा के साथ रहने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि अकेला घर काटने को आ रहा था। रोज सुबह शाम नियम से धारा और भानु से बात हो जाती थी। कभी कभी अरिजीत भी बात करता था। फिर भी घर इतना खाली खाली लग रहा था कि मन ही नहीं लगता था। हालांकि गोस्वामी दादा और जानकी उनका बराबर ध्यान रखते थे, फिर भी उनका मन नहीं बहल रहा था। कई बार यूं ही उनके दिल में ख्याल आ जाता था कि धारा को तो विवाह के बाद जाना ही है, लेकिन अगर भानु भी उसके साथ चला गया तो वो कैसे रह पाएंगे? मान लो धारा अपने भाई को अपने साथ रखना चाहे तो वो कैसे मना कर पाएंगे? अगर अरिजीत ने उसे अपने साथ रख लिया तो वो अकेले रह जाएंगे। बच्चों से इतना जुड़ाव हो गया था कि उनके बिना रह पाना मुश्किल लगता था। क्या कर रहे हो आप अकेले? गोस्वामी दादा अंदर आए तो उन्हें अकेले में अनमना देखकर पास चले आए। डॉक्टर मिथुन बोले, कुछ नहीं, आइए। गोस्वामी दादा बोले, आपको बाहर ले चलता हूँ, घर में बैठे बैठे उब गए होंगे। मेरा मन नहीं है, तुम चले जाओ। वो रूखी आवाज में बोले। अरे चलिए भी। गोस्वामी दादा बोले, आज जानकी नहीं आएगी, घर में ही खिचड़ी बनानी पड़ेगी। मेरा तो खाने खाने का मन ही नहीं है। उन्होंने उदासीनता से कहा। ठीक है, गोस्वामी दादा धमकी देते हुए बोले। फिर मैं धारा को फोन लगाकर आपकी शिकायत करता हूँ। बिना कुछ खाए कैसे रहेंगे? दवा भी तो खानी है आपको। गोस्वामी, तुम भी बहुत परेशान करते हो, कहकर वो बेमन से उठ खड़े हुए। गोस्वामी दादा ने अपना थैला लिया और फिर वो यूं ही पैदल मार्केट की तरफ चल पड़े। इधर मून पैलेस में लंच के बाद जब पवित्रा जी अपने बेडरूम में चली गई और वो लोग लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे, तो धारा ने गांव वापस जाने की इच्छा जताई। अरे धारा दी, कितना तो अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद। गांव जाकर क्या करोगी आप? मुग्धा ने मुंह बनाते हुए कहा। धारा बोली, अपने घर तो जाऊंगी ही। वो कहकर मुस्कुरा दी। क्यों भानु, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? उसने भानु की तरफ देखकर कहा। भानु मुस्कुरा कर चुप रह गया। अरे कुछ बोलोगे नहीं? अपनी दीदी को बोलो कि यहीं रुक जाए। मुग्धा ने जोर से कहा। जैसा दीदी कहेंगी। वो मुस्कुराकर बोला। मुग्धा बोली, कितना स्मार्ट लड़का है,
अपने ऊपर कुछ नहीं लेगा, देख रहे हैं भाई। सब लोग हंसने लगे। रुक जाओ ना आज यहीं, अच्छा लगेगा। अरिजीत ने भी आग्रह किया। प्लीज हारादी, प्लीज प्लीज। मुग्धा ने बहुत मासूमियत से कहा। ओके, कहकर धारा मुस्कुरा कर रह गई। मुग्धा ने पूछा, रुक रही है ना? हाँ, रुक जाऊंगी, कहकर वो फिर मुस्कुरा दी। थैंक यू। मुग्धा उठी और उसके गले लग गई। पवित्रा जी अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। पुरोहित जी से उन्होंने धारा और अरिजीत के विवाह के लिए एक शुभ तिथि निकालने को कहा था। अरिजीत से बात हुई थी तो उसने गुरुजी के आश्रम में ही सीधे साधे ढंग से विवाह संपन्न करवाने को कहा था। लेकिन उनका मन तो खूब धूमधाम से शादी करने का था। परंतु इस बारे में धारा से बात करना भी जरूरी थी। वो अकेले धारा से बात नहीं करना चाहती थी, रघुवीर साहब के साथ में बैठकर ही बात करना चाहती थी। शाम ढले वो सब लोग घूमने निकल पड़े। बहुत दिनों बाद खुले मन से धारा सबके साथ गई थी। इधर उधर घूमकर वो लोग कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले आए। मुग्धा और धारा बातें करने लगी। बातें करते करते मुग्धा की नजर अपने भाई के चेहरे पर पड़ी और फिर वहीं टिक गई। अरिजीत का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसका भाई हमेशा ऐसे ही खुश रहे। इधर केशव जी देर शाम अपने घर पहुंचे। पारुल को रसोई में काम करते देखकर उन्होंने तसल्ली की गहरी सांस ली। इस समय उनकी हिम्मत घर का काम करने की नहीं थी। हाथ मुंह धोकर वो वहीं चूल्हे के पास आकर बैठ गए। तबीयत कैसी है अब? उन्होंने नरमी से पारुल से पूछा। तबीयत ठीक हो या नहीं, काम तो करना ही है। पारुल ने चिड़चिड़े स्वर में कहा और चाय का बर्तन उतार कर केशव जी के लिए गिलास में डालने लगी। शंकर कहाँ है? शंकर के दोस्त की बहन की सगाई है, आज उसकी दावत है, वहीं गया है, उसने जवाब दिया। वो चाय पीते पीते सब्जी काट रही थी। केशव जी थोड़ी देर चुप रहकर कुछ सोचते रहे। क्या सोच रहे हो, कुछ कहना है क्या? पारुल फौरन भाप गई। आज धारा से मिला था मैं। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उन्होंने कहा। क्या? कहाँ? तुम तो आज अपनी नौकरी पर गए थे, वहां कहाँ मिल गई वो? कहकर उसने हाथ का चाकू नीचे रख दिया। वहीं मिली थी, वो गहरी सांस लेकर बोले। मैंने तो सोचा था कि वहां उन लोगों ने फिर काम पर रख लिया होगा, लेकिन। पारुल ने पूछा। क्या लेकिन? बार बार चुप्पी क्यों साथ लेते हो? धारा का छोटे साहब से ब्याह हो रहा है, वो दबे स्वर में बोले। ये सुनकर पारुल चौंक कर बोली। क्या? भांग तो नहीं पी गए हो कहीं? ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो? नौकरी बनाकर तो तुम्हारी मालकिन ने रखा नहीं, अपने बेटे की बहू जरूर बनाएंगी। उसने व्यंग करते हुए हाथ नचाए। नहीं, सच बात है, केशव जी ने कमजोर स्वर में कहा। किसने कहा तुमसे? क्या मालकिन ने ये बात बताई या फिर मालिक ने? रूपाली ने बताया था, वो सब कुछ चाहते हुए बोले। तो पारुल बोली। वहां है तुम्हारी बुद्धि। रूपाली कौन से लाड साहब है? थोड़े दिन से तो काम शुरू किया है उसने, उसे क्या पता, ऐसे ही कुछ भी बकवास कर रही होगी। पारुल ने चूल्हे की लकड़ी आगे सरकाई और फूंक मारने लगी। उन दोनों की बातों में आग बुझने बुझने को हो रही थी। फिर आखिर धारा और भानु किस लिए कोठी गए होंगे? वो खिसिया गए थे। पारुल को मौका मिलना चाहिए उन्हें बेवकूफ सिद्ध करने का। पारुल बोली। उसी से पूछते अपनी लाडली भांजी से, अब क्या करने आई है यहाँ? केशव जी ने हूँ कहा तो पारुल बोली। हूँ हाँ मत करो, कल पूछना जाकर, अगर वो वहां मिले तो। अब जाओ जरा बाहर से दो तीन पतली पतली लकड़ियां ले आओ, रोटी बनाकर रख दूं, फिर थोड़ी देर लेट जाऊंगी, तबीयत गिरी गिरी सी लग रही है। केशव जी ने चाय का गिलास बाहर चबूतरे पर रखा और बाहर लकड़ियां लेने चले गए। इधर वो लोग घर पहुंचे तो रघुवीर साहब आ चुके थे। सारे दिन की भाग दौड़ की वजह से उनके चेहरे से थकान झलक रही थी। अरिजीत को उन्हें देखकर बुरा लगा। उसके बाबा पर इस समय काफी काम पड़ रहा था। बाबा, मैं भी फैक्ट्री आना चाहता हूँ, वो उनसे बोला। तो रघुवीर साहब बोले। श्योर, जब मन करे आ जाओ, लेकिन आपकी मॉम कह रही हैं कि उससे पहले धारा के साथ बैठकर अपनी शादी की डेट निश्चित करो और क्या क्या करना है ये सब डिसाइड करो। मैं समझा नहीं बाबा, डेट तो गुरुजी ही बताएंगे। अरिजीत ने अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा। हाँ, लेकिन शादी कैसे करनी है ये सब बातें तो तुम दोनों को ही डिसाइड करनी है। मैं तो चाहती हूँ कि खूब धूमधाम से तुम्हारी शादी का फंक्शन करूं,
पवित्रा जी ने कहा, इतना ज्यादा धूमधाम करने की क्या जरूरत है? मैं तो सादगी से ही सब कुछ करना चाहता हूँ। अरिजीत ने कहा, तुम अकेले थोड़े हो, धारा की मर्जी भी पूछ लो, वो क्या चाहती है? पवित्रा जी ने थोड़ा नाराजगी भरे अंदाज में कहा। अरिजीत तो हर बात पर उनसे उलट ही करना चाहता है। अरिजीत ने धारा की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हारा क्या विचार है धारा? मैं क्या कहूँ, मेरे गार्जियन तो डॉक्टर मिदुल है, उनसे बात करनी पड़ेगी, वो क्या चाहते हैं। धारा ने स्पष्ट कहा। ओके, ये तो तुमने सही कहा बेटा। धारा बेटा, तुम डॉक्टर मिदुल को फोन मिला कर दो, मैं उन्हें यहीं बुला लेता हूँ। फोन पर तो इतनी बात संभव नहीं है, सामने बैठकर बात करते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे अभिभावक डॉक्टर मिदुल हैं, उनसे बात करनी जरूरी है। अभी पवित्र जी कुछ कहने के लिए मुंह खोली रही थी कि रघुवीर साहब बीच में बोल पड़े, मैं मिलाता हूँ फोन। अरिजीत ने अपना फोन निकाला और डॉक्टर मिदुल को फोन मिला लिया। डॉक्टर मिदुल उस समय मार्केट में थे। फोन की रिंग सुनकर उन्होंने फोन निकाला तो, लेकिन आसपास के शोर की वजह से बात नहीं कर पा रहे थे। अभी घर पहुंचकर फोन करता हूँ अरिजीत, उन्होंने कहा और फोन काट दिया। कहीं बाहर हैं डॉक्टर साहब, कह रहे हैं कि घर पहुंचकर बात करेंगे। उसे फोन बंद कर दोबारा अपनी पॉकेट में रख लिया। पवित्रा जी के मन में आया कि वो धारा से पूछ ले, क्या वो अपने केशव मामा और मामी को अपनी शादी में नहीं बुलाएगी, लेकिन वो चुप रही। जो भी होगा पता चल ही जाएगा। उन्हें पता था कि उनका इस तरह से बोलना ना तो अरिजीत को अच्छा लगेगा, ना ही रघुवीर साहब को। मैं सोच रहा हूँ कि फिर से काम शुरू कर दूं, अरिजीत ने कुछ सोचते हुए कहा। अभी तो तुम लोग एक दूसरे के साथ समय बिताओ, घूमो फिरो, काम तो सारी जिंदगी करना ही है। बल्कि ऐसा क्यों नहीं करते, धारा और भानु को भी अपनी फैक्ट्री दिखा कर लाओ, हमारा शोरूम, एजेंसी, कुछ भी तो नहीं दिखाया तुमने। रघुवीर साहब ने कहा। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, धारा ने तो कुछ भी नहीं देखा है, इन लोगों को दिखा कर लाओ। पवित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। धारा ने ध्यान से उनका चेहरा देखा कि कहीं वो उस पर व्यंग तो नहीं कर रही है, लेकिन वो सामान्य भाव से कह रही थी। इसमें धारा की कोई गलती नहीं थी। इतने दिनों तक उनका बुरा मूड झेलते झेलते उनकी अच्छी बातें भी संदेहास्पद लगती थी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि डॉक्टर मिदुल का फोन आने लगा। वो बेचारे परेशान हो रहे थे कि अरिजीत ने फोन क्यों किया था। अरिजीत ने 2-4 मिनट उनसे बात करने के बाद फोन रघुवीर साहब को पकड़ा दिया। डॉक्टर मिदुल 2 दिन बाद आ जाएंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने फोन अरिजीत को पकड़ा दिया। भानु ने पूछा, क्या दादा यहाँ आ रहे हैं? भानु ये सुनकर खुश हो गया। भानु कितना खुश हो रहा है? मुग्धा ने हंसकर कहा। हाँ, दादा से बहुत क्लोज है ना, कहकर धारा मुस्कुरा दी। रूपाली ने आकर डिनर लगाने के बारे में पूछा। अभी रुक जाओ, आधा घंटा पहले सबके लिए कॉफी ले आओ, मुग्धा ने कहा। मॉम आप कॉफी पियेंगी? पी लूंगी सबके साथ। और भानु तुम क्या लोगे? मैं कुछ नहीं लूंगा, भैया ने पहले ही बहुत कुछ खिला दिया है, भानु ने जवाब दिया तो मुग्धा बोली। देख रही हैं धारा दी, ये हमारी अपोजिट पार्टी में चला गया है, कहकर मुग्धा हंस पड़ी। क्या तुम लोगों ने सारे रिश्ते ही बिगाड़ दिए हैं? पवित्रा जी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। भानु, अरिजीत को भैया कहना बंद करो, वो तुम्हारा जीजू बनने वाला है। और मुग्धा तुम धारा को दीदी क्यों कहती हो, वो तुम्हारी भाभी बनेगी ना। पवित्र जी की बात सुनते ही धारा के गाल दहक उठे। उसने शर्मा कर अपना सिर नीचे झुका लिया। रघुवीर साहब, मुग्धा और अरिजीत खुलकर हंस पड़े। मॉम सच कहा आपने, मुग्धा ने खुश होते हुए कहा। धारा दी आप तो मेरी भाभी होने वाली है ना। उसने धारा के लाल पड़े चेहरे को देखा। लेकिन मुझे भैया को जीजू कहना अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो उन्हें भैया ही कहूंगा, भानु ने गंभीरता से कहा। भानु की बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि रघुवीर साहब को भी हंसी आ गई। डिनर पर सब लोग ऐसे ही बातें करते रहे। खाने के बाद रघुवीर साहब अपने स्टडी रूम में चले गए और रूपाली पवित्रा जी को उनके बेडरूम में छोड़ आई। नींद आ रही है क्या? अरिजीत ने उन लोगों से पूछा। अभी तो नहीं भैया, भानु ने जवाब दिया। तो चलो बाहर लॉन में चलते हैं, उसने धारा की तरफ देखते हुए कहा। बाहर लॉन में हल्की रोशनी फैली हुई थी, कहीं से फूलों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। लॉन में पेड़ वगैरह बहुत तरतीब से कटे हुए बड़े मनमोहक लग रहे थे। आओ भानु, तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ,
मुग्ध ने हाथ के इशारे से फूलों के मंडप की तरफ इशारा किया। वो और भानु उधर भर गए तो अरिजीत धारा के नजदीक चला आया। तुम्हें पहली बार यहीं देखा था मैंने। वो अपलक उसके चेहरे को देख रहा था। धारा के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। उसकी आंखें अपने आप झुक गई। तुम्हें तो तब होश ही नहीं था। याद भी कहाँ होगा। बहुत तेज फीवर था। मैं तो तुम्हारी हालत देखकर डर गया था। वो लगाव भरे स्वर में बोला तो धारा ने शर्म से पलकें झुका ली। आओ चलो देखते हैं कि भानु और मुग्धा कहाँ गए। अरिजीत ने उसका हाथ थामा तो धारा सिहर उठी। क्या हुआ? अरिजीत ने मुड़कर उसका चेहरा देखते हुए कहा। कुछ नहीं, कहकर उसने हल्के से मुस्कुराना चाहा, लेकिन बस सिर हिला दिया। धारा, उसने भावपूर्ण स्वर में पुकारा। तुम्हें अच्छा तो लग रहा है यहाँ? बोलो ना। आप हैं तो अच्छा ही लगेगा। धारा ने अटकते हुए कहा। अब यही हमारा घर होगा धारा। मैं, तुम और भानु हमेशा साथ रहेंगे यहाँ पर। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा धारा। पहले कभी कह नहीं पाया, लेकिन वो 2 पल के लिए खामोश हो गया। लेकिन तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल था। हर दिन तुम्हें याद करता था, लेकिन किसी से कह नहीं पाया। दिल ही दिल में घुटता रहा। मॉम ने बिना किसी वजह के ही तुम्हें इतना सुनाया। जो मैं कभी कह देता तो पता नहीं क्या करती। तुम्हें और ना झेलना पड़े, इसलिए मैं खामोश रह गया। मॉम को ना नहीं कर पाया। तुम्हें मैं परेशानियां उठाते देखता रहा। वो भीगे स्वर में बोलता जा रहा था। मुझे माफ कर दो धारा। कुछ नहीं कर पाया मैं तुम्हारे लिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? धारा ने उसे रोक दिया। मत कहिए ऐसे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्या करते? अरिजीत बोला। बहुत सोचता था। भानु की भी बहुत याद आती थी मुझे। जब तुम बीमार हुई थी तो बेहद घबरा गया था वो। हॉस्पिटल में मेरे से सटकर बैठा रहा था। कैसी हालत में तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा था। थोड़ा साहस दिखाता तो तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने देता। तुमने कितनी परेशानियां उठाई। कहते हुए वो उदास हो गया था। तो धारा बोली, ऐसा मत कहिए। और दादा से मिलने के बाद तो हम लोगों ने कुछ नहीं झेला। दादा ने हमारी पढ़ाई लिखाई, भानु की जरूरतें और खाने पीने का हद से ज्यादा ख्याल रखा। कभी अपनी जरूरतें बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो इतना ध्यान रखते थे। अरिजीत उदास स्वर में बोला। जो मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए था। धार ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। जो हो गया उसे भूल जाइए। हम अब साथ हैं। बस इतना याद रखिए। पुरानी सारी कड़वी यादें भुला दीजिए। फिर उसने अरिजीत को देखते हुए कहा। चलिए देखें ये लोग कहाँ रह गए। बहुत देर हो गई। अरिजीत बोला। यहीं होंगे और कहाँ जाएंगे। परेशान मत हो, मुग्धा तो साथ में है। अरिजीत ने तसल्ली दी। वो लोग आगे बढ़े तो देखा कि मुग्धा और भानु आगे बने एक छोटे से पानी के कुंड में पैर डाले बैठे हुए थे। भानु धारा को देखते ही बोला। आओ ना, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। नहीं नहीं, अब रात में नहीं, तुम्हें बाहर निकलो, सुबह देखना। अरिजीत बोला। घबराओ मत धारा। साफ सुथरा पॉन्ड है। आओ यहीं घास में बैठते हैं। अरिजीत धारा का हाथ पकड़कर वहीं घास पर बैठ गया। बहुत देर रात तक वो लोग वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर जब भानु को नींद आने लगी तब सब लोग उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। धारा और भानु एक ही कमरे में थे। भानु तो आते ही बिस्तर पर लेट कर सो गया, लेकिन धारा को फौरन नींद नहीं आई। क्या वाकई यहाँ उसे अच्छा लग रहा है? अरिजीत का पूछा हुआ प्रश्न बार बार उसके कानों में गूंजने लगा। अभी तक पवित्र सूर्यवंशी जी ने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि वो जो उसे बुरी लगे, फिर भी जो सहज था वो डॉक्टर मिदुल के या फिर कुणाल के परिवार के साथ महसूस करती है, वो यहाँ नहीं कर पाती। अरिजीत जब तक सामने रहता है तब तक उसे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मून पैलेस में अपनी घर जैसी फीलिंग उसे महसूस नहीं होती है। पता नहीं पवित्रा सूर्यवंशी जी सच में बदल गई है या अपने बेटी के लिए उन्होंने अपने चेहरे पर अच्छेपन का एक नकाब पहन लिया है। वो अरिजीत से सच नहीं बोल पाई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से माँ बेटे एक दूसरे से दूर हो। लेकिन वो इस बात के लिए अपने ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होने देगी। अगर उसका मन नहीं लगा तो वो मून पैलेस में नहीं रह पाएगी। धारा को अभी भी उन पर भरोसा नहीं होता है। लगता है कि पता नहीं कब वो अपने चेहरे से अच्छा बनने का ये पर्दा उतार फेंकेंगी
और फिर अपने असली रूप में आ जाएंगी। मुग्धा और रघुवीर साहब तो पहले भी ऐसे ही थे, हमेशा अच्छे से बात करना और अच्छा व्यवहार करना। उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई। बहुत देर तक आगे क्या होगा, इन सवालों ने उसे परेशान रखा। करवटें बदलते हुए सुबह के समय कहीं उसकी आंख लगी। आज डॉक्टर मिदुल को आना था। धारा और भानु बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अरिजीत खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट चला गया था। जैसे ही उनकी कार मून पैलेस में घुसी, भानु दौड़ता हुआ उनके सामने जा खड़ा हुआ। डॉक्टर मिदुल भी उसे देखकर खुश हो गए। और यंग बॉय, क्या हो रहा है? वो मुस्कुराकर बोले तो भानु बोला, आपका ही इंतजार कर रहे थे दादा। भानु जाकर उनसे लिपट गया। धारा भी उन्हें वहां देखकर बहुत खुश थी। आइए सर, अंदर चलिए। अरिजीत ने आदर से उन्हें अंदर चलने को कहा। बड़े से हॉल के आगे ही रघुवीर साहब खड़े मिल गए। वेलकम डॉक्टर साहब, बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा हो रही थी। वो मुस्कुराकर बोले। थैंक यू सर। डॉक्टर मिदुल ने हल्के से झुककर कहा। अरे थैंक यू किस बात का? थैंक यू तो हमें कहना चाहिए कि हमारे बुलावे पर आप यहाँ चले आए। वो नर्मदा से बोले। अरिजीत, अपनी मॉम को बुला लाओ। बोलना डॉक्टर साहब आ गए हैं। नीतू से कॉफी के लिए बोल दो। बैठिए डॉक्टर साहब। धारा, इधर ही आ जाओ बेटा। धारा और भानु ठिठक कर वहीं खड़े हुए थे। उनके कहने के बाद धारा और भानु भी डॉक्टर मिदुल के पास आकर बैठ गए। केशव जी ने डॉक्टर मिदुल को आते तो देख लिया था, लेकिन वो जानबूझकर उनके सामने नहीं पड़े। धारा की वजह से डॉक्टर मिदुल उन पर बहुत क्रोधित हो गए थे, इसलिए वो उनके सामने नहीं जाना चाहते थे। इतना तो उनकी समझ में आ गया था कि कुछ बात तो जरूर है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला था जो उनके संदेह की पुष्टि कर सके। पवित्रा जी को भी डॉक्टर साहब के सामने जाने में थोड़ा ऑकवर्ड सा महसूस हो रहा था। पहले हॉस्पिटल में, फिर दार्जिलिंग में उनकी डॉक्टर मिदुल से बहस हो चुकी थी। दार्जिलिंग में तो बहुत तीखी बातें हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने को संभाला और अरिजीत के साथ नीचे चली आई। पवित्रा जी के आते ही डॉक्टर मिदुल उठकर खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर पवित्रा जी का अभिवादन किया। कैसे हैं डॉक्टर साहब? पवित्रा जी ने भी हाथ जोड़ते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा तो डॉक्टर मिदुल बोले, मैं ठीक हूँ कहकर वो मुस्कुराए। दोनों ही अपने अपने तौर पर कटुता भुलाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर तक तो इधर उधर की बातें चलती रही। अरिजीत, धारा और भानु केवल उनकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, अब हम लोग जल्दी से अपने इन दोनों बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे हैं। आपका क्या विचार है? रघुवीर साहब ने कहा तो डॉक्टर मिदुल बोले, बढ़िया है। धारा, जब चाहे आप लोग शादी यहीं करना चाहते हैं कि बारात लेकर दार्जिलिंग आएंगे? डॉक्टर मिदुल के ये कहते ही धारा का चेहरा गुलाबी हो उठा। डॉक्टर साहब, ज्यादा धूमधाम करने से क्या फायदा? मैं तो सोच रहा था कि सीधे साधे ढंग से सब कुछ संपन्न हो जाए। रघुवीर साहब ने उनकी तरफ देखकर कहा तो डॉक्टर मिदुल बोले, इस विषय में तो बच्चों की मर्जी जानना बहुत जरूरी है, जैसा भी ये लोग चाहें। क्यों अरिजीत, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? जैसे सब बड़े डिसाइड करेंगे। मैंने तो सोचा था कि गुरुजी के आश्रम में सीधे साधे ढंग से शादी हो जाए। फिर भी आप लोग जैसा कहेंगे। अरिजीत ने विनम्रता से कहा। धारा, तुम भी तो कुछ बोलो बेटा। रघुवीर साहब ने धारा की तरफ देखकर कहा। धारा असमंजस में पड़ गई। उसे तो पहले ही सब कुछ डॉक्टर मिदुल और अरिजीत पर छोड़ दिया था। वह खामोशी से बैठी उन लोगों को देखती रही। ऐसा करते हैं कि कल डॉक्टर मिदुल को गुरुजी से मिलाने ले चलते हैं। ये आश्रम भी देख लेंगे और गुरुजी से भी मिल लेंगे। ऐसे भी गुरुजी ने कल भी आज शुभ मुहूर्त के बारे में बताने के लिए बुलाया ही है। पवित्रा जी ने सुझाव दिया। पवित्रा जी का सुझाव सभी को पसंद आया। रघुवीर साहब ने भी उनकी बात का अनुमोदन कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मिदुल आराम करने के लिए उठ गए। उन्हें वैसे भी धारा से बात करनी थी। धारा का विवाह वो उसके लिए यादगार बना देना चाहते थे। वो जैसा चाहती थी वो ठीक वैसा ही करना चाहते थे। अगले दिन सुबह सुबह वो सब लोग पुरोहित जी के आश्रम के लिए निकल गए। पुरोहित जी ने आज सबको वहीं आश्रम का प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा था, इसलिए कोई भी घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकला था। अरिजीत ने सबके सामने बता दिया था कि धारा और वो बहुत सादगी से आश्रम में ही विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं।
कोई भी निर्णय लेने से पहले अर्जित ने धारा से बात की थी कि वो क्या चाहती है। ये धारा का ही डिसीजन था कि सादे ढंग से उनकी शादी हो, लेकिन कोई भी एतराज ना कर सके, इसलिए अर्जित ने निर्णय का भार अपने ऊपर ले लिया। आश्रम में घुसते ही डॉक्टर मृदुल का मन प्रसन्न हो गया। आश्रम बहुत ही सुंदर था। पुरोहित जी के शिष्य स्वच्छ सफेद कपड़ों में अपने अपने कामों में व्यस्त थे। आप लोग पहले प्रसाद वगैरह ले लीजिए, गुरुजी अपनी सुबह की पूजा में हैं, थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे वो। एक शिष्य ने विनीत भाव से कहा। इधर आ जाइए आप लोग। वो उन्हें लेकर एक तरफ विशाल यज्ञशाला में ले आया। बढ़िया अदरक वाली चाय भिजवाते हैं आप सब लोगों के लिए, वो उनसे बोलकर अंदर की तरफ चला गया। सब लोग इधर उधर की प्राकृतिक छटा देख रहे थे। ज्यादातर जमीन घास से आच्छादित थी। उस पर किनारे किनारे लगे फूलों के पेड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। कमरे, यज्ञशाला और रसोई भी फूस और मिट्टी का बना हुआ था। सामने स्थित मंदिर ही पक्का बना हुआ था और उसका प्रांगण पत्थर से निर्मित था। मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहरा रहा था। सबने बहुत श्रद्धा से मंदिर में जाकर दर्शन किए और फिर आकर बाहर पड़ी चटाइयों पर बैठ गए। दो सेवक स्टील की छोटी छोटी गिलासों में भाप उड़ाती चाय ले आए। वो सबको चाय देने लगी। थोड़ी देर बाद ही उनके लिए प्रसाद स्वरूप गरम गरम हलवा पूरी और चने केले के पत्तों में परोस दिया गया। प्रसाद के रूप में खाए गए उस भोजन में गजब का स्वाद था। सबने अच्छे से खाया। भानु खाने के बाद डॉक्टर मिथुन को आश्रम घुमाने ले गया। थोड़ी देर में पुरोहित जी भी चले आए। उनके आते ही सब लोग खड़े हो गए। पुरोहित जी ने एक नज़र सबको देखा और फिर बैठने का इशारा किया। बहुत दिनों बाद आश्रम आए हैं रघुवीर साहब आप, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। गुरुजी, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ जानते हैं आप। कामकाज में पूरी तरह फंसा हुआ हूँ मैं, चाह कर भी समय नहीं निकाल पाता हूँ। और रघुवीर साहब विनम्रता से बोले, कोई बात नहीं, आपका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, कहकर वो धीरे से मुस्कुरा दिए। आज आपके दर्शन के लिए धारा के पिता को लेकर आए हैं, रघुवीर साहब ने कहा तो धारा और डॉक्टर मितुल दोनों ही चौंक गए। फिर डॉक्टर साहब की आंखें गीली हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम किया। अभी तक वो एक पिता की ही तरह दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनके लिए ऐसा कुछ कहा नहीं था। रघुवीर साहब ने उनकी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उन्हें आश्वस्त किया। गुरुजी, आपने विवाह का मुहूर्त निकाल लिया क्या? पवित्रा जी ने उनकी तरफ देखकर कहा तो गुरुजी बोले, हाँ, पर आप लोगों ने भी तो कुछ सोचा होगा, कब करना चाहते हैं? रघुवीर साहब बोले, गुरुजी, हम लोग तो जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रघुवीर साहब गंभीर हो गए तो गुरुजी बोले, लेकिन शादी कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, आप लोगों को तैयारियां भी तो करनी पड़ेंगी, कहकर वो मुस्कुरा दिए। तो रघुवीर साहब विनम्र होकर बोले, जी ठीक कहा आपने, लेकिन अरिजीत की इच्छा आपके आश्रम में ही सादगी पूर्ण ढंग से शादी करने की है, अगर आपकी अनुमति हो तो। गुरुजी हंसते हुए बोले, अरे ये तो आश्रम वासियों का सौभाग्य होगा कि आप जैसे बड़े उद्योगपति यहाँ से अपने बेटे का विवाह करेंगे। हम सब लोग भी विवाह के साक्षी बनेंगे। आपके हाथों ही तो सब कुछ संपन्न होगा गुरुजी, पवित्रा जी ने कहा। धारा, तुम्हारी सहमति है बेटी? गुरुजी हंसते हुए बोले तो धारा ने धीमे से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रघुवीर साहब बोले, गुरुजी, एक्चुअली धारा ही ज्यादा ताम झाम नहीं चाहती, इसलिए हमने भी इसकी बात मान ली। गुरुजी बोले, अगर आप लोगों को तैयारियों को लेकर कोई परेशानी नहीं है तो फिर इसी हफ्ते एक शुभ मुहूर्त है, चाहे तो इसी तिथि पर विवाह कर सकते हैं। रघुवीर साहब बोले, जी गुरुजी, जैसा आप कहें। उन्होंने बारी बारी सबके चेहरे देखे, सब लोग शांत थे, सबकी सहमति थी। तो गुरुजी बोले, आज से 5वें दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है। यहाँ आश्रम में तो विवाह की जो भी तैयारियां होंगी वो मेरे शिष्य संभाल लेंगे। आपकी बाकी की जो चीजें हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। रघुवीर साहब बोले, नहीं नहीं गुरुजी, मैं अपने लोगों को भेज दूंगा, आश्रम का रूटीन बिगड़ना नहीं चाहिए। आपके शिष्य तो वैसे भी अपने धार्मिक कार्यों में बहुत व्यस्त होते हैं। पवित्रा जी बोली, जी गुरुजी, और सभी आश्रमवासी हमारे बच्चों के विवाह में सादर आमंत्रित हैं। उन्हें हम दोनों स्वयं इनविटेशन देंगे। विवाह से पहले की बाकी रस्में अरिजीत और धारा धारा के गांव में करना चाहते हैं।
ये सुनकर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही उत्तम विचार है। इसी बहाने गांव वालों को भी अपनी गांव की बेटी की खुशियों में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। बहुत सुंदर सोचा है आप लोगों ने। पुरोहित जी उनके विचार जानकर खुश थे। थोड़ी देर और रुक कर वो लोग वहां से चले आए। रास्ते में गाड़ियों के काफिले को रघुवीर साहब ने फैक्ट्री की तरफ मुड़वा लिया। वो डॉक्टर साहब को फैक्ट्री दिखाना चाहते थे। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में धारा को आगे बुलाया। आओ धारा, तुम भी देख लो, ये सब तुम लोगों का ही तो है बेटी। घर पहुंचते पहुंचते शाम ही हो आई थी। वो लोग हंसते खिलखिलाते बातें करते हुए अंदर घुसे तो किसी को लिविंग रूम में बैठे देख कर चुप हो गए। पवित्रा जी का ध्यान सबसे पहले उस तरफ गया क्योंकि वो सबसे आगे थी। रिया, वो बहुत चक्के सी उसको देखती रह गई। अपना नाम सुनकर रिया भी उठकर खड़ी हो गई। सब लोग अवाक से रिया की उजड़ी हुई सूरत देख रहे थे। रंग जरूर पहले के मुकाबले और गोरा लग रहा था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी छाई हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पवित्रा जी ने कड़क आवाज में पूछा। सुरेश, रूपाली, नीतू, उन्होंने चिल्लाकर नौकरों को पुकारा। तो वो आगे बढ़ आई और बोली, माम, मैं रिया, आपने पहचाना नहीं? पीछे खड़ी धारा को तो अपना पूरा शरीर ऐसा लग रहा था कि जैसे सुन पड़ गया हो। वो आंखें फाड़े रिया को देखे जा रही थी। सुरेश और रूपाली भी भागते हुए वहां पहुंच गए। रिया, अब यहाँ क्या लेने आई हो? रघुवीर साहब क्रोधित होकर बोले। तुम्हारे यहाँ क्या काम है? अरिजीत और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। तुमने किसी और से शादी कर ली। अब यहाँ किस लिए आई हो? वो कठोर स्वर में बोले। मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ। अरिजीत, आप कुछ कहिए ना। वो आगे बढ़ी तो रघुवीर साहब अरिजीत के आगे खड़े हो गए और बोले, अरिजीत से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, जाओ यहाँ से। वो बहुत गुस्से में आ गए। अरिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऐसा मत कहिए बाबा, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मॉम डैड के पास गई थी, लेकिन उन्होंने तो अपने घर में घुसने भी नहीं दिया। अब आप तो ऐसे मत कहिए। रघुवीर साहब ने पीछे पलट कर देखा। अभी सब लोग घर में हंसते हुए घुसे थे और अब सबके चेहरों पर तनाव था। उन्होंने नौकरों को वहां से जाने का इशारा किया। फिर वो अरिजीत से बोले, अरिजीत बेटा, पहले तुम धारा को उसके रूम में छोड़ कर आओ। धारा का पीला पड़ा चेहरा देखकर उन्होंने अरिजीत से धारा और भानु को उनके रूम तक पहुंचाने को कहा। धारा को वाकई ये लग रहा था कि किसी भी क्षण वो बस गिरने वाली है। अरिजीत ने उसके कंधे पकड़कर उसे सहारा दिया और उसे ऊपर ले जाने लगा। रिया बेबसी से अरिजीत को जाता हुआ देखती रही। उसके पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर देखता भानु और डॉक्टर मृदुल भी चले गए। पवित्रा जी का मन तो कर रहा था कि बिना कुछ सुने रिया को धक्के मार मार कर मूड पहले से बाहर निकलवा दे, लेकिन रघुवीर साहब का मूड देखकर वो चुप रह गई। रघुवीर साहब बोले, बैठो। उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। अब क्यों आई हो यहाँ? उन्होंने अपने गुस्से को दबाकर कहा। रिया ने रोते सिसकते हुए टूटे फूटे शब्दों में बताया कि वो और विधान जर्मनी से लौट आए हैं। उसका मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद से विधान ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। वो 2-3 बार अपने घर भी गई थी, लेकिन उसके मॉम डैड ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वो बहुत रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनको तरस नहीं आया। विधान और वो लौटकर विधान के मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। विधान अपने पापा के साथ बिजनेस संभाल रहा है। वो लोग विधान के सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके जाने के बाद उससे दुर्व्यवहार करते हैं। वो मजबूरी में ही वहां रह रही है। आज विधान की मम्मी ने उस पर हाथ भी उठाया और जब वो घर से निकलने लगी तो उसको फिर लौट कर न आने के लिए भी कहा। उसे विधान को फोन किया तो वो भी उसे उल्टा सीधा कहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो मून पैलेस चली आई। इधर तारा उत्किन सी अपने रूम में बैठी थी। डॉक्टर मिदुल और भानु भी वहीं थे। सबके चेहरों पर फैला तनाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाए। उसका भाग्य कैसा है कि खुशियां ज्यादा देर तक टिकती ही नहीं है। अरिजीत उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों बाद तो धारा आज खुश हुई थी और रिया ने आकर उसकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। वो लोग काफी देर से बिना बोले वहीं कमरे में बैठे रहे।
सब लोग इस अप्रत्याशित हालात की वजह से समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहा जाए। मैं जाकर पूछती हूँ उनसे, अब क्या लेने आई है यहाँ? मुग्धा गुस्से से खोल रही थी। मुग्धा, अरिजीत उसके पास आ गया। परेशान मत हो, मॉम पापा संभाल लेंगे, वो उसे दिलासा देते हुए बोला। लेकिन भाई, हिम्मत तो देखिए उनकी, अब कैसे मुंह उठाकर चली आई? वो सख्त तो गुस्से में बोली तो अरिजीत बोला, मुग्धा, तुम जाओ अपने रूम में थोड़ा आराम कर लो, हम लोग हैं यहाँ, हम संभाल लेंगे। भानु को भी अपने साथ ले जाओ, ये भी बिना बात परेशान हो रहा है। चेंज वेंज करके आराम करो, अभी मैं और धारा भी आ जाएंगे तुम्हारे पास। भानु भी बहुत सीरियस हो गया था। वो बार बार बस अपनी बहन का चेहरा देख रहा था। मुग्धा बेमन से उठी और भानु को लेकर अपने रूम में चली गई। अरिजीत बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। वो नीचे जाकर रिया को जाने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसके बाबा के कहने की वजह से उसे धारा और सब लोगों को वहां से लेकर मजबूरी में ऊपर आना पड़ा। दादा, चलिए गांव चलते हैं। थोड़ी देर सुन बैठे रहने के बाद धारा ने डॉक्टर मृदुल से कहा। अरिजीत और डॉक्टर मृदुल दोनों ये सुनकर चौंक गए। नहीं धारा, ये तुम्हारा घर है, तुम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अरिजीत दर्द स्वर में बोलता हुआ उसके पास आ गया तो धारा बोली, समझने की कोशिश करिए अरिजीत, मैं वैसे भी दादा के साथ गांव जाने वाली थी, आप कुछ और मत सोचिए, मुझे बस यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अरिजीत बोला, धारा इतना समझ लो, अब ना तो मैं खुद पीछे हटूंगा ना तुम्हें हटने दूंगा। वो बहुत गुस्से में था। कोई आए कोई जाए, हमारी जिंदगी अब एक साथ जुड़ चुकी है। कोई कितना चाहे हमें अलग नहीं कर सकता, और किसी वजह से भी अगर हमारे एक होने में कोई व्यवधान पड़ा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोचना चाहता, न किसी को देखना चाहता हूँ। धारा ने कोमल स्वर में कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम कहाँ अलग हो रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, हमें तो आज गांव जाना ही था। सामने डॉक्टर मिदुल बैठे हुए थे, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। कुछ भी बदलने वाला नहीं है, हम लोग अलग थोड़ी हो रहे हैं, मुझे जाने दीजिए, मैं गांव में इंतजार करूंगी आपका। अरिजीत उसे रोकते हुए बोला, प्लीज मत जाओ। वो धारा की बात सुनकर परेशान हो गया था। अब डॉक्टर मिदुल बोले, अरिजीत, तुम परेशान मत हो, मैं धारा के साथ हूँ, ध्यान रखूंगा इन लोगों का। डॉक्टर मिदुल उठ खड़े हुए, तुम अपने मॉम पापा को अकेला मत छोड़ो, मैं गांव जाकर वहां का अरेंजमेंट देखूंगा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। गांव के लोगों को भी बुलाना है, उनसे मिलकर उनके तरीके से सब कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। डॉक्टर मिदुल ने अरिजीत को समझाया। बहुत बेमन से डॉक्टर मिदुल के बार बार समझाने से अरिजीत थोड़ा ठीक हुआ। उसका मन तो कर रहा था कि अभी नीचे जाए और रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दे। ठीक है, आप लोग निकल जाइए, मैं आज ही सब कुछ ठीक कर लूंगा और सुबह ही आप लोगों को लेने आ जाऊंगा। डॉक्टर मिदुल ने हिचकते हुए कहा, लेकिन वहां भी इंतजाम देखना है। अरिजीत बोला, उसके लिए एक टीम सुबह ही पहुंच जाएगी, वो सब देख लेंगे, मैंने पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। आप बस आराम से घर में रहिएगा और गांव वालों को इनवाइट कर लीजिएगा। नीचे उतरती धारा को देखकर अरिजीत का दिल दुख से भर गया। कितनी खुश थी वो, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मुस्कुराते चेहरे को किसी की नजर लग गई हो। लेकिन अब उसे कुछ भी करना पड़े, वो धारा के चेहरे से मुस्कान बुझने नहीं देगा। उससे हमेशा साथ निभाने का वादा किया है उसने, और अपना वादा वो कभी टूटने नहीं देगा। धारा भानु और डॉक्टर मिदुल के साथ अपने गांव वाले घर के लिए निकल गई। उसका रिया का सामना करने का बिल्कुल मन नहीं था। वैसे भी ये सूर्यवंशी लोगों की प्रॉब्लम थी, वही उसे सॉल्व करेंगे। अरिजीत के लिए उसे बुरा जरूर लग रहा था, क्योंकि एक बार फिर उसकी खुशियों पर दुख की छाया पड़ गई थी। धारा के जाते ही अरिजीत नीचे उतर कर लिविंग रूम में चला आया, जहां उसके मॉम बाबा रिया के साथ बैठे थे। रघुवीर साहब और पवित्रा जी चिड़े हुए से बैठे थे, और वो आंसू के साथ उन्हें अपने पर जो बीती थी वो बता रही थी। ये कह रही है कि तुमसे बात किए बिना नहीं जाएगी। पवित्रा जी ने तीखे स्वर में अरिजीत पर नजर पड़ते ही कहा, आप कैसे हैं अरिजीत? रिया उसे देखते ही उठकर खड़े होकर उसके पास आने लगी। वहीं रुक जाओ रिया, अरिजीत ने कठोर होकर कहा। फिर वो अपने बाबा के पास जाकर बैठ गया।
रिया ए विश्वास से भरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। वो पहले से बहुत बदल गया था। यहाँ क्या लेने आई हो? वो गुस्से से तमतमाकर बोला। मैं क्या लेने आऊंगी? कुछ नहीं लेने आई हूँ अरिजीत। परेशानी में कुछ नहीं सूझा तो यहाँ चली आई, वो बोली तो अरिजीत ने कहा। हमारा घर तुम अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी। डिवोर्स हो चुका है हमारा। अब क्यों आई हो यहाँ? और यार रोते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मॉम के पास गई थी, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। अरिजीत गंभीर आवाज में बोला, देखो रिया, मैं इसी हफ्ते शादी कर रहा हूँ। तुम्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहता। अब तुम जा सकती हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए बता दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। अरिजीत की बात सुनकर वो कातर स्वर में बोली, अरिजीत इस तरह से मुंह मत मोड़ो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? अरिजीत गुस्से में बोला, ये घर तुम खुद छोड़कर गई थी और अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ और आइंदा कभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो जोर से रो पड़ी। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरिजीत तेज आवाज में बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तुम्हारे साथ। सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। उस समय तुम्हें मुझसे छुटकारा पाने की बहुत जल्दी थी। मिल गया छुटकारा। अब क्यों आई हो यहाँ? सुरेश, उसने जोर से ड्राइवर को आवाज लगाई। 2 मिनट में सुरेश सामने खड़ा था। जी छोटे साहब, अरिजीत बोला। इन मैडम को जहां ये कहे वहां छोड़ दो। जी छोटे साहब, उसने रिया की तरफ देखकर कहा। इतने हार्टलेस मत बनो अरिजीत। रिया फफक पड़ी। मैं बिल्कुल भी हार्टलेस नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मैं विधान से भी बात कर सकता हूँ, उसे और तुम्हारे इन लॉज को समझा सकता हूँ, लेकिन इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। नफरत भरे अंदाज में पवित्रा जी ने कहा। रिया, सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से। फिर रघुवीर साहब ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, और हाँ सुरेश, गेट पर खड़े गार्ड से कह देना कि अगली बार इन मैडम को अंदर आने देने की जरूरत नहीं है। बहुत दिल दुखाया था रिया ने सबका। अरिजीत की इतनी बुरी हालत में बिना कुछ सोचे उसे छोड़कर चली गई थी, जैसे कभी उसकी जिंदगी में आई ही ना हो। उस पर किसी को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। रिया उठकर बाहर जाने लगी। उसने बहुत उम्मीद से अरिजीत की तरफ देखा, लेकिन अरिजीत मुंह फेर कर खड़ा रहा। उसने उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। इधर धारा जब गांव पहुंचकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसे रोना आ गया। पता नहीं कैसी किस्मत है उसकी, जो उसे खुलकर खुश होने का मौका भी नहीं देती है। लेकिन वह दादा और भानु के सामने अपने दुख को दिखा भी नहीं सकती थी। इसलिए अपने को संभाल कर वो डॉक्टर मिदुल को दिखाने के लिए खुश दिखने का नाटक कर रही थी। खूब अच्छा घर है तुम्हारा। डॉक्टर मिदुल ने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। पहाड़ी स्टाइल का घर साधारण होने पर भी अच्छा लग रहा था। उफ, बहुत ठंडे है यहाँ तो। हाथ धोने में ही मेरी तो उंगलियां गली जा रही हैं। डॉक्टर मिदुल ने कहा तो वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो वो बोले, हाँ यहाँ दार्जिलिंग से ज्यादा सर्दी है। मैं कह रहा था ना। दीदी मान नहीं रही थी। भानु भी बोल पड़ा, अरे तुम तो पहाड़ पर ही रहे हो हमेशा, तुम्हें सर्दी लगेगी तो कैसे चलेगा? डॉक्टर मिदुल ने उसे टोक दिया। यही तो मैं कह रही थी, कहकर धारा हंस दी। मैं चाय बनाता हूँ दादा, थोड़ा अच्छा तो लगेगा गरम गरम चाय पीकर। भानु ने कहा तो धारा बोली, तुम कपड़े बदल लो, चाय मैं बनाती हूँ, कहकर धारा रसोई की तरफ जाने लगी। भानु बोला, इतनी सर्दी में अभी मन नहीं कर रहा कपड़े बदलने का। चाय पीकर बदल लूंगा दीदी। भानु हाथ मलते हुए वहीं पड़ी चारपाई पर बैठ गया और ब्लैंकेट से अपने को अच्छी तरह कवर कर लिया। चाय पीने के फौरन बाद धारा खाने की तैयारी में जुट गई। वो लोग मना भी कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मानी। डॉक्टर मिदुल ने भी सोचा कि काम में लगे रहने से उसका ध्यान भट जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा जोर नहीं डाला। खाना खाकर वो लोग एक ही साथ बैठ गए। भानु अपने दादा को गांव के बारे में बता रहा था और धारा और डॉक्टर मिदुल सुन रहे थे। वो लोग अभी बातें कर रहे थे कि बाहर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो लोग चौंक गए। रात के 10:30 बज रहे थे। इस समय कौन आया होगा? गांव में तो सब लोग जल्दी अपने घरों में घुस जाते हैं, और वैसे भी इतनी सर्दी हो रही थी कि बाहर रहना मुश्किल था। धारा दरवाजे तक जाने को उठी तो डॉक्टर मिदुल ने उसे रोक दिया और बोली, मैं देखता हूँ इतनी देर से कौन आया है, कहकर वो स्लीपर पैर में डालकर दरवाजे की तरफ चले गए।
धारा और भानु भी आशंकित से बैठे थे। इतना सब कुछ झेल चुके थे कि कोई अच्छी बात दिमाग में आती ही नहीं थी। यही डर लगा रहता था कि अब क्या हो गया। अरे तुम! डॉक्टर मृदुल की तेज आवाज ने उन्हें ब्लैंकेट से बाहर निकाल दिया और वो दोनों भी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सामने खड़े अरिजीत को देखकर डॉक्टर मृदुल, भानु और धारा तीनों हैरान रह गए। डॉक्टर मृदुल ने पूछा, इतनी रात में क्या हुआ अरिजीत, सब ठीक तो है? अरिजीत बोला, बाहर बहुत सर्दी है, अंदर आ जाऊं क्या? डॉक्टर मृदुल बोले, अरे हाँ हाँ आओ ना, प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहने हैं तुमने, जल्दी अंदर आ जाओ। डॉक्टर मृदुल हड़बड़ा गए। इतनी सर्दी में आए थे तो मोटी जैकेट वगैरह पहन कर आते। वो उसे अंदर आने देने के लिए एक तरफ हट गए। कार में इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। अरिजीत ने एक गहरी नजर धारा पर डाली, जो आंखों में अशरज के भाव लिए उसे ही देख रही थी। भानु, कुछ खाना मेरे लिए भी बचा है, ये सब खत्म कर दिया? वो हंसकर भानु से बोला। भानु ने अपनी बहन की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। खाना नहीं खाया आपने? धारा ने पूछ लिया। नहीं, यूं ही कह रहा था, खाकर आया हूं। वो उसे क्या बताता कि खाना खाने का मन ही कहाँ किया उसका। धारा बेटा, बढ़िया सी चाय या कॉफी पिलाओ अरिजीत को, इतनी ठंड में चला आया है। डॉक्टर मृदुल ने उन सबको अंदर चलकर बैठने को कहा। धारा को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि अरिजीत उन लोगों के लिए इतनी दूर से चला आया था। वो जल्दी से रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। धारा, उसने चौंक कर पीछे पलट कर देखा। अरिजीत रसोई के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। खाना नहीं खाया है ना आपने? उसके कुछ बोल पाने से पहले ही धारा कहने लगी। वो पहले ही समझ गई थी। पर तुम परेशान मत हो, कुछ बचा हो तो दे देना। घर पर क्या बोलकर आए हैं? वो पूछने लगी। मुग्धा को बताकर चला आया हूँ, मॉम बाबा अपने रूम में थे, वो धीमे से बोला और मुस्कुरा दिया। क्या जरूरत है इतनी रात में, सुनसान रास्ता है, कोई परेशानी हो जाती तो? वो तनिक गुस्से में बोली। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, वो लगाव भरे स्वर में बोला। जानता था कि परेशान होगी, इसलिए तुमसे दूर नहीं रह पाया। लेकिन वो कुछ कहने लगी थी। कुछ मत बोलो धारा। वो उसके पास आ गया और उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। धारा लरज कर रह गई। मेरे होते हुए अगर तुम परेशान रहोगी तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो भीगी हुई आवाज में बोला। आपके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। उसने अरिजीत के हाथ अपने हाथों में थाम लिए और बोली, अंदर चले जाइए, ब्लैंकेट में बैठिए, मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर अरिजीत अंदर चला गया। वो उसे जाते हुए देखती रही। धारा का भी यही हाल था। अरिजीत के प्यार को खोने से उसे डर लगने लगा था। वो इतने ही दिनों में उसके लिए सांस की तरह जरूरी बन गया था। उससे दूर जाने के ख्याल से ही धारा का दिल कांप जाता था। इधर मून पैलेस में रघुवीर साहब और पवित्रा जी आपस में बातें कर रहे थे। आपको क्या लगता है, रिया सच बोल रही थी? पवित्रा जी ने एक नजर अपने पास बैठे रघुवीर साहब पर डाली और पूछा। पता नहीं, उसके सच और झूठ से हमें क्या लेना? वह नाराज से बोले। पहले यहाँ पर सब सुख सुविधाएं थी, तभी कौन सा वो खुश थी? अरिजीत को इतने बुरे हाल में छोड़ दिया। वो चाहती तो अपने प्यार और केयर से अरिजीत को उसी निराशा की गर्त से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? अच्छे भले इंसान को और धक्का मार दिया। मुझे तो नफरत हो गई है उससे। सही कह रहे हैं आप। वो इतना ही बोलकर खामोश हो गई। और अब तो वैसे भी जब उसने अरिजीत से डिवोर्स ले लिया तो हमसे क्या ही रिश्ता रह गया। धारा को देखो, कितनी सभ्य और सौम्य स्वभाव की लड़की है। इतना सब होने के बाद भी उसने एक बार भी बीती हुई बातों का जिक्र नहीं किया। अरिजीत उसके साथ कितना खुश रहता है। अपने आप दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। नहीं तो मैं तो निराश हो गया था कि मेरा बेटा कभी ठीक भी हो पाएगा या नहीं। उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर मन करता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाऊं। आखिर किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं? वो बोलते नहीं तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मॉम सो गई क्या? बाहर मुग्धा थी। नहीं बेटा, अंदर आ जाओ, पवित्रा जी ने पुकार कर कहा। वो अंदर आते हुए बोली, आप सोए नहीं अभी तक? मुग्धा ने दोनों को बैठे हुए देखकर कहा, नहीं, नींद नहीं आ रही है। आ जाओ, बैठो थोड़ी देर हमारे पास। रघुवीर साहब ने उसे अपने पास आने को कहा। अरिजीत आ गया क्या? पवित्रा जी ने बेचैनी से पूछा तो मुग्धा बोली, अभी नहीं मॉम, आ जाएंगे, इतना क्यों परेशान हो रही हैं आप? अपने दोस्त के साथ ही तो है, आ जाएंगे, मुग्धा ने कहा।
अरिजीत मुग्धा को यही बताकर निकला था कि अगर मॉम बाबा पूछे तो उनसे बोल देना कि वो अपने दोस्त के साथ है और उसी के साथ डिनर करके आएगा। पवित्रा जी और रघुवीर साहब भी ये सोचकर चुप रह गए कि रिया की वजह से उसका मूड ऑफ हो गया था, इसलिए उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की। अगर उन्हें पता चल जाता कि इतनी रात में वो धारा के पास गया है तो उसके मॉम बाबा जरूर परेशान हो जाते। वो उदास होकर बोली, हम्म, क्या करूं, माँ हूं, बच्चों के बारे में चिंता करे बिना रह नहीं पाती। आज उसका मूड भी खराब होगा, अच्छा खासा खुश खुश घूम रहा था। अरे छोड़िए मॉम, छोड़िए ये सब बातें, ये बताइए कल के बारे में क्या सोचा है। मुग्धा ने उनका मूड चेंज करने के लिए कहा तो पवित्रा जी बोली, अरे हाँ, बहुत काम है कल। धारा और अरिजीत के लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है। पवित्रा जी सचेत हो उठी, कल ज्वेलर को भी फोन कर देना आप, सुबह मैं और मुग्धा जल्दी ही शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। मॉम, धारा भाभी को भी बुलवा लीजिए, अपने गहने कपड़ों में उनकी भी कुछ चॉइस होगी। मुग्धा ने कहा तो पवित्रा जी बोली, हाँ ये तो सच है, फिर ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास। गांव में पता नहीं हल्दी वगैरह का कैसे रखते हैं। धारा भी फिर कहाँ निकल पाएगी, कल का ही समय होगा उसके पास। ऐसा करना, तुम सुबह ही धारा से बात कर लेना, सुरेश को भेजकर उसे यहीं बुलवा लेंगे। ज्वेलर को शाम को बुला लेते हैं, यहीं आकर ज्वेलरी दिखा जाएगा तो समय बच जाएगा। वो व्यस्त भाव से बोली तो रघुवीर साहब बोले, डॉक्टर मिदुल से भी बात करनी है, वो वहाँ गांव में कौन कौन सी रस्म करेंगे, वहाँ के प्रबंध के लिए अपने मैनेजर को भेज दूंगा। वो जिम्मेदार बंदा है, सब संभाल लेगा। ये सही रहेगा। पवित्रा जी ने संतुष्ट होकर कहा, मैं जा रही हूँ मॉम, सोने की कोशिश करती हूँ, सुबह बहुत काम है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, दोनों एक स्वर में बोले तो राधिका हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सुनिए, मैं ये सोच रही थी कि क्या पंडित जी को बुलाना चाहिए शादी में, पवित्रा जी ने कुछ सोचते हुए कहा। रघुवीर साहब ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वाकई वो तो भूल ही गए थे कि केशव धारा के सगे मामा हैं। अब इस विषय में तो धारा और डॉक्टर मिदुल को ही डिसाइड करने दो कि वो क्या चाहते हैं। वो विचारपूर्ण मुद्रा में बोले, केशव ने उन लोगों से कोई मतलब तो रखा नहीं है। धारा और भुवन को डॉक्टर मिदुल अपने साथ ले गए तो उसने बिल्कुल संपर्क ही खत्म कर दिया। अब उन्हीं लोगों को फैसला करने दो कि वो क्या चाहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, वो गहरी सांस लेकर बोली, सो जाइए, आप भी काफी देर हो गई। वो नीचे सरक कर अधलेटी हो गई। रघुवीर साहब ने उनके पिलो सही किए और खुद उठकर वॉशरूम में घुस गए। आगे क्या होगा, क्या रिया सच बोल रही थी या सच्चाई कुछ और है। क्या रिया शादी में अड़चन लगाएगी, क्या धारा और अर्जित की शादी बिना अड़चन के हो पाएगी। देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।